डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल वंस अगेन। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है, जिस तरीके से आप ये पिक्चर देख रहे हैं, कई बार ऐसे फॉरेस्ट एरिया के आसपास या रिवर शोर के आसपास हमको इस तरीके का जो प्लांट्स है या ट्रीज़ है जो है वो दिखाई देते हैं। कई बार ये कीचड़ के आसपास ऐसा एरिया जहाँ दलदल होगा, जहाँ कीचड़ होता है, वहाँ पर भी आपको इस तरीके का ट्री जो है वो दिखाई देता है। अब हमने स्कूल में इस टर्म को बहुत अच्छे से पढ़ा है, कहीं ना कहीं आप वाकिफ़ हो कि क्या बोला जाता है इसको हम बुलाते हैं मैनग्रोव्स। अब आप बोलोगे आज के इस लेक्चर से इसका क्या लेना देना, क्योंकि हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ही इसी बेसिस पर है कि मैनग्रोव्स को मुंबई सिटी का क्या बोला जाता है, लंग्स बोला जाता है। अब लंग्स का काम क्या होता है? लंग्स का काम होता है हमें जो हम ब्रीथ करते हैं, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसके लिए हमारा लंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो क्या करता है, परफॉर्म करता है। कैसे? हम ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं तो वो जो ऑक्सीजन है वो हमारे ब्लड सेल्स में जाता है और उसी तरीके से हमारे बॉडी से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी क्या होता है, बाहर रिलीज होता है। तो क्योंकि हमारा लंग हमारी बॉडी के लिए ये काम करता है, सेम काम जो है वो हमारे मैनग्रोव्स जो है वो किसके लिए करते हैं, हमारे शहर के लिए करते हैं। इसीलिए हम उसको बुलाते हैं मुंबई सिटी का लंग्स। तो ये देखिए, आपने कई बार इस इमेज को देखा होगा। तो बढ़ते हैं हम हमारे क्वेश्चन की तरफ। आज का जो हमारा क्वेश्चन है, वाई आर मैनग्रोव्स कंसिडर्ड एज द लंग्स ऑफ द सिटी ऑफ मुंबई। मुंबई शहर में मैनग्रोव्स जो होते हैं उसको मुंबई शहर का लंग्स जो है वो क्यों बुलाया जाता है? कुछ रीजंस हैं जो हम देखेंगे। मैनग्रोव्स आर ऑफन रेफर्ड टू एज लंग्स ऑफ द सिटी ड्यू टू देयर सिग्निफिकेंट इकोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल कंट्रीब्यूशन। जैसे लंग्स का काम होता है कि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन जो है वो ब्लड सेल्स तक पहुंचाना। सिमिलरली यहाँ पर मैनग्रोव्स का भी कुछ काम है, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल रोल जो है वो प्ले करता है, पर्टिकुलरली इन कोस्टल एरियाज लाइक मुंबई जो है वो कोस्टल एरिया में आता है। Here are the reasons why mangroves are considered as the lungs of the city of Mumbai। अब ये जो क्वेश्चन पूछा गया है कि क्यों उसको लंग्स बुलाया जाता है, हम उसके वन बाय वन रीजंस जो है वो देखेंगे। पहले आता है जो कि कहता है हमको ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है। मैनग्रोव्स जो है वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। क्यों पॉसिबल है? ये पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बाय विच प्लांट्स कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ऑक्सीजन। क्या करते हैं, सनलाइट लेते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसको कन्वर्ट किया जाता है किस में, ऑक्सीजन में कन्वर्ट किया जाता है थ्रू द एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट के थ्रू। नाउ दे प्रोड्यूस अ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हेल्पिंग टू इम्प्रूव एयर क्वालिटी। अब ये क्या करता है, क्या करता है, सबसे ज़्यादा भारी मात्रा में जो है वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, हेल्पिंग टू इम्प्रूव एयर क्वालिटी को और ज़्यादा इम्प्रूव करने, एंड प्रोवाइडिंग अ वाइटल सोर्स ऑफ ऑक्सीजन फॉर द सराउंडिंग इकोसिस्टम। और क्यों? क्योंकि ये जो ऑक्सीजन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारे लिए, एंटायर इकोसिस्टम के लिए, आसपास के जितने भी लिविंग बींग्स हैं उन सब के लिए ये जो ऑक्सीजन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसीलिए मैनग्रोव्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं और बहुत ज्यादा तेजी से करते हैं, किसके थ्रू, सनलाइट की थ्रू। नेक्स्ट आता है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। सिक्वेस्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया जाता है, कम किया जाता है। जितना हो सके उतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लो ताकि वो क्या ना कर सके, एयर को और पल्यूट ना कर सके। Mangroves are excellent carbon sinks, meaning they absorb and store large amounts of carbon dioxide from the atmosphere। एटमॉस्फेयर में से जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है उसको क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, अपनी तरफ खींचकर लेकर आती है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ऐसी गैस है जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है, तो डेफिनेटली जो है वो हमारी सराउंडिंग्स के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए क्या है, हार्मफुल है। तो ये हार्मफुल है, इसीलिए मैनग्रोव्स क्या करते हैं, उसको अपने पास खींच कर रख लेते हैं। दे ट्रैप एंड स्टोर कार्बन इन देयर रूट्स। अब कहाँ ले जाते हैं इनको ले जाते हैं, कार्बन को घसीटते हुए ले जाते हैं और अपने रूट्स में जाके उनको क्या करते हैं, फेंक देते हैं। देयर रूट्स, सेडिमेंट्स एंड बायोमास। तो सेडिमेंट्स का मतलब क्या होता है, जो एकदम नीचे की तरफ पत्थर होती है, मिट्टी जो होती है ना, एकदम वहाँ ले जाकर कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। हेल्पिंग टू मिटिगेट क्लाइमेट चेंज बाय रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस इमिशंस एंड एक्टिंग एज नेचुरल कार्बन रिजर्वॉयर्स। यानी कि यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट हमको देखने मिलता है तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से हमारा ये क्लाइमेट चेंज हुआ है, ग्लोबल वार्मिंग हुआ है, तो उसको कम करने के लिए मैनग्रोव्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। नेक्स्ट है, ये पोल्यूशन कंट्रोल करने में मदद करता है। कैसे?
इट हेल्प्स टू फिल्टर एंड प्योरीफाई वाटर, पानी को क्या करता है, पानी को फिल्टर करता है और उसी के साथ साथ पानी को प्योरीफाई भी करता है बाय ट्रैपिंग सेडिमेंट्स, न्यूट्रिएंट्स एंड पोल्यूटेंट्स बिफोर दे रीच द कोस्टल वाटर। कोस्टल वाटर में जाने के पहले ही उसको क्या करता है, उसको अच्छी तरीके से फिल्टर करता है, पानी को प्योरीफाई कर देता है पूरी तरीके से, ताकि पानी जो है कोस्टल एरियाज में जाने के पहले क्या हो जाए, क्लीन हो जाए पूरी तरीके से। They act as natural buffer helping to prevent pollution from entering the marine ecosystem। तो मरीन इकोसिस्टम को भी क्या करता है, क्लीन रखता है। कैसे क्लीन रखता है, क्योंकि इस कार्बन डाइऑक्साइड को पूरी तरीके से वो क्या करता है, अपने रूट्स में लेकर आता है और पानी को क्या करता है, प्योरीफाई करता है, फिल्टर करता है। फ्रॉम एंटरिंग द मरीन इकोसिस्टम एंड प्रिजर्विंग द वाटर क्वालिटी इन द सराउंडिंग एरियाज, और आसपास के जितने एरिया में पानी है उसको भी क्या करता है, वो नीट एंड क्लीन रखता है। देन इट टॉक्स अबाउट द फोर्थ reason, which says ecosystem support. Mangroves provide a diverse and complex habitat that support a wide range of plant and animal species। तो ये जो support देता है वो wide range of animals and plant species को देता है। They serve as breeding grounds, nurseries and shelters for numerous marine organisms including fish, क्रुस्टेशियंस एंड बर्ड्स। यानी कि ये क्या है, ये घर है किसका, बहुत सारे एनिमल्स का जो कि वहाँ पर सर्वाइव करने आते हैं, तो उनके खाने पीने की जो चीज़ है वो मैनग्रोव्स के पास उनको अवेलेबल मिल जाती है। द प्रेजेंस ऑफ मैनग्रोव्स हेल्प्स मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ कोस्टल इकोसिस्टम, जिससे कि बायोडाइवर्सिटी भी हमारी मेंटेन रहती है और इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो भी हमारे इकोसिस्टम में क्या होता है, बना रहता है। Then it talks about coastal protection. The dense root system of mangroves act as a natural barriers against erosion and storm surges. Okay, अब ये जो मैनग्रोव्स होते हैं, ये कितनी भी आंधी तूफान भी आ जाए ना, तो उसकी रूट जो उसकी जड़ें है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उसको उन ट्रीज़ को जो है वो हिला नहीं पाते हैं। They absorb and dissipate wave energy, protecting the coastline from the impact of storms, tidal action and sea level rise। और कहीं ना कहीं ये जो सी लेवल बढ़ता है उसको भी क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, जिससे कि सुनामी या फ्लड जाने के चांसेस जो है वो रोक लेता है। Mangroves provide stability to the shoreline, reducing the risk of coastal erosion and protecting coastal infrastructure and communities। तो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, ये स्टेबिलिटी देता है शोर लाइन के ऊपर, जिसकी वजह से क्या होगा, कोस्टल इरोजन होने से जो है वो बच जाएगा। Then it talks about sustaining fisheries. Mangroves support productive and economically important fisheries. They serve as feeding and breeding grounds for various fish species, shellfish and other marine organism। यानी इनके पास इतना खाना रहता है कि जो मरीन हमारी जो स्पीशीज़ है उनके लिए क्या हो जाता है, इनफ हो जाता है। Protection and conservation of mangroves contribute to the sustainability of fisheries and livelihoods of coastal communities that depend on them। तो ये जो हमारे मैनग्रोव्स है उसको प्रोटेक्ट करना, उसको कंजर्व करके रखना, उससे क्या होता है, ये सस्टेनेबिलिटी लॉन्ग टर्म के लिए फिशेस के लिए भी अच्छा होता है, और उसी के साथ साथ जो हमारी कोस्टल कम्युनिटीज़ जो कम्प्लीटली क्या है, मैनग्रोव्स के ऊपर डिपेंड है, इसीलिए मैनग्रोव्स को प्रोटेक्ट करना, उसको कंजर्व करके रखना बहुत ही ज़रूरी है। Now it says, in case of Mumbai, the city is home to significant mangrove areas along its coastline, particularly in the areas like Thane Creek and Mumbai metropolitan region. The presence of mangroves in these areas contributes to the ecological health, climate resilience and overall well-being of the city, hence earning them the metaphorical designation of the lungs of the city। और इसीलिए क्योंकि ये इकोलॉजिकल हेल्थ बनाए रखता है, जैसे कि मुंबई में दो एरिया का नाम हमको बताया गया है यहाँ पर, एक तो थाने क्रीक और एक मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन, जहाँ पर मैनग्रोव्स का प्रेजेंस है, कहीं ना कहीं इसी की वजह से जो है वो क्या है, हमारी इकोलॉजिकल हेल्थ में बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारे मैनग्रोव्स का। क्लाइमेट को भले कितनी भी गर्मी हो, लेकिन कहीं ना कहीं कई बार हमको प्लेजेंट एटमॉस्फेयर भी देखने मिलता है, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ दी मैनग्रोव्स। और इसीलिए इसको जो मेटाफोरिकली यानी कि कंपैरिजन किया है कि मैनग्रोव्स को बोला जाता है लंग्स ऑफ द सिटी ऑफ मुंबई। So I hope we are clear with this answer. There is no such. Okay. Now the next question is, in which parts of the city of Mumbai do we notice the formation of heat island? हीट आइलैंड क्या होता है, ये हमने पहले ही पढ़ा है हमारे एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट में, अर्बन हीट आइलैंड, UHI करके हम जिसको बुलाते हैं। जिन्होंने नहीं देखा है वो हमारा पहला लेक्चर जो है वो एक बार वापस जाकर देखेंगे, कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से समझेंगे। यहाँ जो क्वेश्चन है वो हमको पूछता है हमको मुंबई में ऐसे कौन से पार्ट्स, ऐसे कौन से एरियाज है जहाँ पर हमको हीट आइलैंड देखने मिलते हैं और क्यों। तो हमको दोनों ही बताना है, एक तो एरिया का नाम बताना है, दूसरा हमको उसके रीज़न देने हैं।
In city of Mumbai, the formation of heat islands is primarily observed in densely built up areas. यानी heat island सबसे ज़्यादा हमको कहाँ देखने मिलते हैं, जहाँ भर भर के population हो, जहाँ एक साथ बहुत ज़्यादा लोग जो है वो रहते हैं. With high concentrations of concrete, asphalt and human activities. So इसके लिए जो concrete roads होते हैं हमारे, जो सीमेंट के साथ कई सारी चीज़ें मिलाकर रोड्स बनाए जाते हैं, जैसे आप हाईवे को देखो, ब्रिजेस को देखो, तो वो रोड्स जो होते हैं वो कॉन्क्रीट होते हैं. दूसरा आता है एसफल्ट. एसफल्ट यानी कि वो रास्ते जिसको डांबर के इस्तेमाल से, एसफल्ट का मतलब होता है डांबर, जो हम सब जानते हैं, तो डांबर का इस्तेमाल करते हुए जो रोड्स को तैयार किया जाता है. और कुछ रोड्स जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू क्या होती है वहाँ पर होती है. सम पार्ट्स ऑफ मुंबई वेयर हीट आइलैंड्स आर कॉमनली ऑब्जर्व. अब जहाँ पर हीट आइलैंड, उन जगह को जिन जगहों को बुलाया जाता है वो हम अभी यहाँ पर देखने वाले हैं. सबसे पहला है हमारा CBD. मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को CBD समझाया था क्या होता है, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट. और मैंने आपको ये भी बोला था कि कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बताएंगे कि कहाँ कहाँ पर हमारे मुंबई में कौन से ऐसे एरियाज है जिसको CBD बुलाया जाता है. सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जो बिजनेस या कमर्शियल पर्पसेस के लिए दिए जाते हैं. रेसिडेंशियल वहाँ पर कम होता है क्योंकि उन जगहों के प्राइस जो होते हैं वो कई ज़्यादा हाई प्राइस्ड एरियाज होते हैं, इसलिए रेसिडेंशियल कम होते हैं, कमर्शियल पर्पस वहाँ पर ज़्यादा होते हैं. नाउ द CBD विच एनकम्पासेस एरियाज लाइक नरीमन पॉइंट. अब हमको यहाँ पर क्या देखने मिल रहा है, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट हम किसको बुलाते हैं मुंबई में, नरीमन पॉइंट है, फोर्ट है और चर्च गेट है. इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई राइज बिल्डिंग्स, कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स एंड डेंस अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर. यानी कि CBD का मतलब हम जानते हैं सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, जो कि रेसिडेंशियल नहीं कमर्शियल पर्पस के लिए दिया जाता है. उसके और भी फीचर्स है जो हमको बोलते हैं, जहाँ पर हाई राइज बिल्डिंग्स यानी कि टॉल बिल्डिंग्स होती है, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स होती है, वहाँ पर कमर्शियल यानी कि बिजनेस पर्पसेस के लिए दिया जाता है. और डेंस अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी हाईली पॉपुलेटेड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर आपको देखने मिलता है. The extensive use of concrete, glass and asphalt services in this area absorbs and retains heat. अब ये जो एरिया जहाँ पर कंक्रीट के रोड बने हुए मिलेंगे आपको, उसके साथ साथ ग्लास या एसफाल्ट सर्विसेज, डांबर से बने हुए रोड आपको मिलेंगे, तो ये लोग क्या करते हैं, जितनी भी सनलाइट आ रही है, जितनी भी हीट आ रही है, इसको अब्जॉर्ब करते हैं अपने पास. अब्जॉर्ब करते यानी अपने पास रख लेते हैं, उसको जाने नहीं देते हैं. कंट्रीब्यूटिंग टू हायर टेम्परेचर. अब हीट अगर ज़मीन के अंदर ही रहेगी, ऐसे रास्तों में ही दबी रहेगी ज़मीन के अंदर, तो डेफिनेटली क्या होगा, उससे टेम्परेचर जो है वो बढ़ता ही जाएगा. ये हमारा पहला हमको देखने मिला है CBD में. दूसरा आता है हमारा इंडस्ट्रियल एरियाज. इंडस्ट्रियल एरिया जो कि लोअर परेल और वडाला में है हमारे मुंबई में. ऑफन एक्सपीरियंस द हीट आइलैंड इफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फैक्ट्रीज. क्योंकि ये ऐसे एरियाज है जहाँ पर आपको फैक्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ ज़्यादा देखने मिलती है. These areas generate significant heat. अब ये लोग क्या करते हैं, हीट को जनरेट करने का काम करते हैं. क्यों? क्योंकि फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग है, मशीन्स का इस्तेमाल होगा, हीट जनरेट होगी ही. सिग्निफिकेंट हीट फ्रॉम इंडस्ट्रियल प्रोसेस. इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस की वजह से, मशीनरीज की वजह से, एमिशंस जो होते हैं, जो फैक्ट्री से धुआं बाहर निकल रहा है, एमिशंस होते हैं, लीडिंग टू इंक्रीज्ड लोकल टेम्परेचर, जिसकी वजह से उतने लोकेलिटी में, उतने एरिया में, जैसे लोअर परेल या वडाला में आपको सबसे ज़्यादा गर्मी होगी, क्योंकि वहाँ पर रिसाइड करते भी हो या फिर वहाँ पर आपकी कमर्शियल एक्टिविटी भी चल रही हो, बावजूद इसके क्या होता है, वहाँ पर हीट ज़्यादा होती है, क्योंकि ये लोग हीट क्या कर रहे हैं, एक्टिविटीज से जनरेट कर रहे हैं. फिर आता है हमारा डेंस रेसिडेंशियल एरिया. डेंस रेसिडेंशियल एरिया जहाँ पर लोग क्या होते हैं, ज़्यादा रहते हैं. हाईली पॉपुलेटेड एरिया हम इसको बुला सकते हैं, जैसे कि सर्टेन डेंसली पॉपुलेटेड रेसिडेंशियल एरिया सच एज धारावी. धारावी हम जानते हैं एशिया का सबसे बड़ा स्लम माना जाता है. क्यों? क्योंकि इतने स्लम्स एरिया है और इतने रहने वाले लोग हैं वहाँ पर, तो हाईली पॉपुलेटेड है. सबसे बड़ा स्लम एरिया है हमारे एशिया का, वो है हमारे मुंबई का धारावी एरिया. एंड पार्ट्स ऑफ अंधेरी, और कहीं ना कहीं अंधेरी का भी कुछ हिस्सा ऐसा है जहाँ पर क्या है, रेसिडेंशियल एरियाज बहुत ही ज़्यादा है. एक्सपीरियंस द हीट आइलैंड इफेक्ट, तो हमको धारावी और अंधेरी में देखने मिलता है. These areas have high concentration of buildings and minimal open spaces. अभी ऐसी जगह है जहाँ पर हमको टॉल बिल्डिंग्स देखने मिलती है, तो ओपन स्पेस यहाँ पर क्या है, बिल्कुल भी नहीं है. बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स जो है वो बनी है. रिजल्टिंग इन reduced एयर सर्कुलेशन एंड द ट्रैपिंग ऑफ हीट बिटवीन स्ट्रक्चर्स. तो कहीं ना कहीं क्या होता है, ये जो ऐसे स्ट्रक्चर बनाए हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के, तो हीट इन्हीं के बीच में जाकर क्या होती है, एब्जॉर्ब हो जाती है. तो ओपन स्पेस नहीं है, तो हीट को क्या सर्कुलेट होने वहाँ से नहीं मिलता है. देन अर्बन हीट ट्रैप्स.
Certain pockets within the city, such as narrow lanes, congested marketplaces, and areas with tall buildings closely spaced together, create urban heat traps. अब urban heat traps कैसे एरिया को हम बोलेंगे जहाँ पर नैरो लेन्स, एकदम पतली 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 सी गली है, बहुत ही छोटी छोटी हो गए, रास्ते बहुत छोटे हो गए हैं, नैरो लेन्स या स्ट्रीट्स हो गए, कंजेस्टेड मार्केट प्लेस, एकदम भर के पॉपुलेशन आता है जहाँ पर शॉपिंग करने के लिए, एरियाज विद टॉल बिल्डिंग्स, जहाँ पर बहुत ही ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं, क्लोजली स्पेस टुगेदर, आपस में एकदम चिपकी हुई है मतलब बहुत थोड़ा गैप है, तो एक बिल्डिंग है उसके बाजू में एक और बिल्डिंग है, एक और बिल्डिंग है, ऐसे एरियाज, तो यहाँ पर हीट क्या होती है, ट्रैप हो जाती है। दीज एरियाज एक्सपीरियंस लिमिटेड एयर फ्लो, हमको हवा भी वहाँ से चैन से सांस लेने नहीं मिलती क्योंकि हमने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो है वो खड़ी करके रख दिए, तो हवा को रोक दिया है। एंड रिड्यूस्ड शेड लीडिंग टू इंक्रीज टेम्परेचर्स, जिसकी वजह से क्योंकि हमको छाँव नहीं मिल रही है सही से, तो हमारा जो टेम्परेचर है वो और ज़्यादा बढ़ रहा है। Next is concrete dominated zones. Now areas with high percentage of concrete surfaces including roads. अब concrete dominated zones जहाँ पर concrete का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, इंक्लूडिंग रोड्स, रास्ता जो होता है, पेवमेंट्स, फुटपाथ जो होते हैं, पार्किंग लॉट्स जो होते हैं, यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा हीट आइलैंड इफेक्ट देखने मिलता है। Such areas can be found in many parts of the city, especially in a heavily developed and urbanized region. ऐसे एरियाज जो बहुत ही हाईली डेवलप्ड है और अर्बनाइज्ड है, यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा हीट आइलैंड इफेक्ट देखने मिलता है, जो कि हमारे कॉन्क्रीट डोमिनेटेड जोन में, जहाँ पर कॉन्क्रीट का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है। Okay, next is the formation of heat island in these areas is influenced by several factors. अब ये जो heat island जो इतने फॉर्म हुए हैं, क्या रीज़न है इतने heat islands के आने का? तो सबसे पहले आता है हमारा अर्बनाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, जो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। हमने ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना ली है, हमने रास्ते बनाए हैं, फुटपाथ बनाए हैं, हमने नेचुरल वेजिटेशन को जो है, जो ग्रीन स्पेसेस है, उनको कम्प्लीटली ख़त्म कर रहे हैं हम, जिसकी वजह से, एंड सॉइल विद हीट अब्जॉर्बिंग मटेरियल्स, और मिट्टी के साथ ऐसी चीज़ें मिला रहे हैं जो कि हीट को अब्जॉर्ब करती है, फॉर एग्जाम्पल जैसे डांबर हो गया। These surfaces absorb solar radiation during the day and release it slowly at night. तो ये जो surface है इस पर क्या होता है, they absorb solar radiation जो है उसको absorb करते जा रही है दिन के अंदर, और रात में इसको क्या करती है, रिलीज करती है, जिसकी वजह से हमारा जो टेम्परेचर में हमको कमी दिखाई देती है, चेंजेस दिखाई देते हैं, वो हमको समझ आते हैं। सेकेंड है ग्रीन स्पेसेस का ख़त्म होना, पार्क्स, गार्डन्स, ट्रीज, क्योंकि डेंसली बिल्ट एरियाज जो है वो यहाँ पर क्या करता है, इन चीज़ों को ख़त्म करता है, तो नेचुरली जो ठंडी हवा का आना या शेड छाँव का मिलना वो हमको क्या हो रहा है, बंद हो रहा है, क्योंकि ग्रीन स्पेसेस को हमने ख़त्म करना शुरू किया। नेक्स्ट आता है हमारा ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन एक्टिविटीज़ में क्या आएगा, जैसे कि ट्रैफिक आ सकती है, इंडस्ट्रियल एमिशंस आ सकते हैं, एनर्जी कंजम्पशन जो हो रहा है, इनकी वजह से हमको हीट आइलैंड इफेक्ट देखने मिलता है। नाउ दीज एक्टिविटीज़ रिलीज हीट एंड पोल्यूटेंट्स इनटू द एटमॉस्फेयर। अब ये सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ है जिसकी वजह से हीट जो होता है वो एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। रिलीज होने की वजह से इट इज़ कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द राइज इन लोकल टेम्परेचर्स। देन इट टॉक्स अबाउट लिमिटेड एयर फ्लो। अब क्योंकि बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाकर रख दी है हमने, तो कहीं ना कहीं हवाओं को हमने क्या किया है, रोक कर रख लिया है। The high concentration of buildings and layout of urban environment can impede the flow of air, reducing natural ventilation and cooling mechanisms. This lack of airflow contributes to the accumulation of heat in certain areas. अब क्योंकि हवा चल ही नहीं रही है, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी हो रही है, तो उसकी वजह से क्या होता है, टेम्परेचर और ज़्यादा आपका बढ़ता हुआ आपको मिलता है। Now to conclude the answer, it says addressing the heat island effect in Mumbai requires implementing strategies. अब ये जो heat island effect हमको देखने मिलता है मुंबई में, तो उसके लिए हमको बहुत ही सोच समझ कर स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, ऐसी स्ट्रैटेजी जिससे कि हम ग्रीन स्पेसेस को क्या कर सके और ज़्यादा बढ़ा सके। उसके साथ साथ हम सस्टेनेबल अर्बन डिज़ाइन बनाएं, ऐसी अर्बन डिज़ाइन जो एनवायरनमेंट को इफेक्ट ना करती हो, इनकॉर्पोरेटिंग ग्रीन रूफ्स एंड वॉल्स एंड इम्प्रूविंग ओवरऑल अर्बन प्लानिंग टू एनहांस नेचुरल कूलिंग एंड रिड्यूस हीट अब्जॉर्प्शन। तो कहीं ना कहीं हमको ग्रीन रूफ्स एंड ग्रीन वॉल्स की ज़रूरत है, तो यहाँ पर बात हम सोलार पावर की करते हैं। उसी के साथ साथ ओवरऑल अर्बन प्लानिंग जो है वो भी हमको करनी है, ताकि हम सस्टेनेबल लिविंग की तरफ बढ़ते जाएं, और हीट जो है, जो एब्जॉर्प्शन होता है हीट का, ज़मीन जो अब्जॉर्ब करती है हीट को, वो अब्जॉर्ब करना कम करे। तो इस तरीके से हमको कुछ स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, किसके लिए, कि ये अर्बन हीट आइलैंड जो इफेक्ट हमको देखने मिलता है, वो कहीं ना कहीं हम उससे क्या कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट
मेंशन एनी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रपोज्ड स्मार्ट सिटीज़। बच्चों अगर आपको पता होगा तो हमने स्मार्ट सिटी के ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिया है, तो इस क्वेश्चन को मैं रिपीट नहीं करने वाली हूँ क्योंकि ऑलरेडी हमने इस क्वेश्चन को कवर कर लिया है। स्मार्ट सिटी के कॉन्सेप्ट हम किसको बुलाते हैं, जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर डेटा ड्रिवन होता है, जहाँ टेक्नोलॉजी होती है, जहाँ ICT होता है, तो इनको हम बुलाते हैं स्मार्ट सिटी, जहाँ पर हर एक चीज़ ने, टेक्नोलॉजी ने चीज़ों को अच्छे से ओवरकम किया है ताकि लोग जो है वो बड़ी ही ईजी लाइफ अपनी बिता रहे हैं। तो वो कॉन्सेप्ट हमारी स्मार्ट सिटी का है। तो स्मार्ट सिटी होने के लिए क्या फीचर्स होने चाहिए जो हम स्मार्ट सिटी बुला सके, तो वो मैंने स्मार्ट सिटी वाले कॉन्सेप्ट में आंसर कंप्लीट कर लिया है क्योंकि आपको क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मैंने यहाँ पर उसको वापस से मेंशन किया है। एक तो टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन होना चाहिए जहाँ पर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये सारे सिस्टम्स एनेबल करने होंगे। उसी के साथ साथ सस्टेनेबल और ग्रीन इनिशिएटिव्स लेना है जहाँ पर आप रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं, एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स जो है वो बना रहे हैं, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम आपने प्रॉपर रखा है, ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शन रखा है जिससे कि व्हीकल का एमिशंस कम होता है, इतना कम कि हमारे जो क्लाइमेट चेंज में फ़र्क आ रहा है उसके लिए हमको क्या करना होगा, जो एमिशंस है ट्रांसपोर्टेशन का उसको रिड्यूस करना होगा। वाटर मैनेजमेंट सस्टेनेबल होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये हमारे सस्टेनेबल एंड ग्रीन इनिशिएटिव्स में आता है। इंफ्रास्ट्रक्चर हमको स्मार्ट बनाना है, स्मार्ट ग्रिड्स होने चाहिए, स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, स्मार्ट बिल्डिंग्स, स्मार्ट स्ट्रीट लाइटिंग एंड स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये सारी चीज़ें हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा है। इसी के साथ साथ सिटीजन का पार्टिसिपेशन और एंगेजमेंट बहुत ही ज़रूरी है। जब भी कोई ग्रीन इनिशिएटिव्स लिया जाता है तो हमको पहले एजुकेट करना होता है सिटीजन्स को कि इसके क्या बेनिफिट होंगे और क्या नुकसान हो सकते हैं। ये जब हम सिटीजन को समझाते हैं तो सिटीजन को आना होगा, इनिशिएटिव लेना होगा और हमारे साथ यानी गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करना होगा। फिर आता है डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, जहाँ पर हम डेटा कलेक्ट करते हैं, किस तरीके की प्रॉब्लम सिटीजन फेस करते हैं, क्या उसका सोल्यूशन दिया जा सकता है। तो ये डेटा ड्रिवन सोल्यूशंस होता है जो कि हम एनालिटिक्स करके कलेक्ट करते हैं अपने सिटीजन से। तो बहुत ही ज़रूरी है ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना। अगर ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर दिया इस फीचर्स को, तो हम एक सिटी को स्मार्ट सिटी बुला सकते हैं। Now, the next question says, mention the factors with reference to Mumbai which cause the following types of environmental pollution. तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन मुंबई में जो होता है, तो हमको मुंबई के रेफरेंस से हमको बताना है। तो नॉइज़ पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन की हम बात करते हैं। नॉइज़ पोल्यूशन जो है मुंबई में हमको देखने मिलता है, तो कई सारे फैक्टर्स है जो कि उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। सबसे पहला है अर्बन डेंसिटी, यानी कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। मुंबई बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेटेड सिटी है जहाँ पर लोग, व्हीकल्स और एक्टिविटीज़ जो है वो भी बहुत ज़्यादा है, जाहिर सी बात है। द शेयर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एंड द रिजल्टिंग अर्बन डेंसिटी लीड्स टू इंक्रीज्ड नॉइज़ लेवल, जिसकी वजह से नॉइज़ लेवल जो है वो बढ़ रहा है। स्पेशली इन क्राउडेड एरियाज़, वो एरिया जहाँ सबसे ज़्यादा क्राउड होता है, मार्केट प्लेसेस हो गए, ट्रांसपोर्टेशन हब्स हो गए, तो यहाँ पर हमको क्या ज़्यादा देखने मिलता है, यहाँ पर हमको नॉइज़ लेवल जो है वो हमेशा ज़्यादा देखने मिलेगा। सेकेंड आता है हमारा ट्रैफिक नॉइज़। तो मुंबई हैज़ अ बसलिंग ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इंक्लूडिंग अ लार्ज नंबर ऑफ व्हीकल्स, बसेस, ट्रेन्स एंड टू व्हीलर्स। तो यहाँ पर हमारे पास व्हीकल के भी कई सारे ऑप्शन है, बस भी है, ट्रेन भी है, टू व्हीलर भी है, फोर व्हीलर भी है। ये कॉन्स्टेंट मूवमेंट जो है वो व्हीकल्स का वो हमेशा कंटिन्यूसली, यानी कि आपको गाड़ियाँ जो है वो आते जाते मिलती ही है। तो इसकी वजह से क्या होता है, रोड्स पे जो है वो ट्रैफिक जाम होता है जिसको हम कंजेशन बुलाते हैं। फ्रीक्वेंट हॉन्किंग, यानी कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो हॉन्क यानी कि हॉन्क कर ही रहा होगा। क्यों हॉन्क कर रहा है? फॉर डेफिनेटली क्योंकि उसे लगता है ट्रैफिक में हॉर्न बजाने से पहले पहुंच जाएंगे, राइट। ट्रैफिक कंजेशन होता है, कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू नॉइज पोल्यूशन। नाउ मेजर रोड्स, हाईवेज एंड जंक्शंस एक्सपीरियंस पर्टिकुलरली हाई नॉइज लेवल। तो ये जो बड़े बड़े रोड्स होते हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जैम्स होता है, या छोटे छोटे एरियाज में भी अगर ट्रैफिक जैम होता है तो लोग हॉन्क कर करके क्या कर देते हैं, एकदम कान जो है, जो हमारी सुनने की शक्ति है, जो हमारा डेसिबल, हमारा साउंड है, उसको हम कंप्लीटली क्या करते हैं, उससे उसके लेवल को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। तो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, एक्सकेवेशन कर रहे हैं, कहीं पर रोड को खोद रहे हैं तो बड़ी बड़ी मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। उसी के साथ साथ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल रही है, ड्रिलिंग का काम चल रहा है, बड़ी बड़ी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से क्या होता है, जो नॉइज़ आती है इससे वो बहुत ही ज़्यादा होती है। Now these activities are prevalent in both residential and commercial areas. अब ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल एरियाज़ में होगा, रेसिडेंशियल एरिया में भी अगर किसी तरीके का कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है तो वो भी रिस्पॉन्सिबल है नॉइज़ पोल्यूशन के लिए।
इंडस्ट्रियल नॉइज़ जैसे कि यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरियाज़ की बात करें, अगर हम जोन्स की, लोअर परेल की और वडाला की, दीज इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ इंक्लूड मशीनरी ऑपरेशंस, जहाँ पर जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, अगर वहाँ पर कोई तो कोई मशीनरी ऑपरेशंस कंटिन्यूसली जो है चालू है तो मशीन्स की आवाज़ आ रही है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कोई चल रहा है, गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन चलता है एक जगह से दूसरी जगह पर, तो ये लोग एम्पल अमाउंट ऑफ नॉइज़ जो है वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, विच लीड्स टू, और ऑपरेशनल आवर्स में तो मतलब अगर इनका टाइमिंग है 9 to 6 का, तो ये 9 से 6 तक आपको कंटिन्यूसली आवाज़ जो है वो आते ही रहेगी, विच इज़ कंट्रीब्यूटिंग टू नॉइज़ पोल्यूशन। देन आता है कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट, जैसे कि बिजनेसेस की अगर हम बात करें, ऑफिसेज है, शॉप्स है, मार्केट्स है, यहाँ पर जो कमर्शियल एक्टिविटी होती है स्पेशली इन डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज, जैसे कि सीबीडी, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें, तो ये भी ह्यूज अमाउंट ऑफ नॉइज़ जो है वो जनरेट करता है। कैसे? एयर कंडीशनिंग यूनिट्स इन्होंने लगा रखी है, उससे आवाज़ आ रही है, जनरेटर्स से आवाज़ आ रही है, कहीं पर आप चले जाते हो कोई डांस के लिए कोई डिस्क या पब में चले जाते हो, म्यूजिक सिस्टम की आवाज़ आती है और लाउड स्पीकर्स की आवाज़ आती है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो क्या है, ये भी नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट कर रही है। रिलीजियस और कल्चरल फेस्टिवल्स की अगर हम बात करें, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी लाउड म्यूज़िक बजता है, बड़े बड़े जैसे शादियों में बारात निकल रही है तो नाच गाते हुए जा रहे हैं, तो वहाँ पर भी डीजे बज रहा है, साउंड सिस्टम बहुत ह्यूज होता है, भले आपने परमिशन ले ली होगी लेकिन बावजूद इसके क्या होता है, दैट इज कंट्रीब्यूटिंग टू नॉइज पोल्यूशन। नाउ इवेंट्स लाइक गणेश चतुर्थी, नवरात्रि एंड दही हंडी इन्वॉल्व एम्पलीफाइड म्यूजिक, फायर क्रैकर्स एंड पब्लिक गैदरिंग्स रिजल्टिंग इन इंक्रीज्ड नॉइज लेवल्स इन रेसिडेंशियल एरियाज। तो ऐसे कई सारे फेस्टिवल्स और इवेंट्स होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, कहीं ना कहीं हम डीजे सिस्टम इतना ज़्यादा लाउड बजाते हैं कि दैट इज लीडिंग टू योर नॉइज पोल्यूशन। देन कम्स आर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन स्पेशली ड्यूरिंग पीक आवर्स के टाइम पे जो है वो नॉइज़ पोल्यूशन में और ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देता है। द नॉइज़ जनरेटेड बाय ट्रेन हॉर्न, जो ट्रेन का हॉर्न होता है या ट्रेन में कंटिन्यूसली आप रेलवे स्टेशन पर देखो अनाउंसमेंट चलती ही है। व्हीकल इंजन्स एंड पैसेंजर कन्वर्सेशन एड्स टू दी ओवरऑल नॉइज लेवल्स इन द सिटी। अब रेलवे स्टेशन पर एक या दो इंसान तो होंगे नहीं, तो कई ज़्यादा लोग होते हैं जो हमको मुंबई में देखने मिलते हैं। तो जब इतने सारे लोग हैं तो ट्रेन की भी आवाज़ आ रही है, हॉर्न की भी आवाज़ आ रही है, कोई फास्ट ट्रेन जा रही है तो उसके हॉर्न की आवाज़ आ रही है, कंटिन्यूसली ट्रेन की चलने की आवाज़ आती है, लोगों के बात करने की आवाज़ आ रही है, तो ये सब एडअप होकर नॉइज़ पोल्यूशन और ज़्यादा क्या होता है, बढ़ जाता है। Now, to address noise pollution in Mumbai, measures such as implementing noise regulations and guidelines, promoting public awareness, enforcing vehicle noise standards, using noise barriers and encouraging the use of quieter technology and equipment can be undertaken। तो यहाँ पर सिर्फ यही बोल रहा है कि आपको proper regulations और guidelines बनानी चाहिए जिसकी वजह से हम noise pollutions को reduce कर सके। Additionally, urban planning and zoning strategies can be implemented to separate noisy activities from residential areas and incorporate noise reducing measures in the building design। तो कहीं ना कहीं हमको ऐसे कई सारे एरियाज़, और चाहे रेजिडेंशियल हो चाहे आपका रेजिडेंशियल एरियाज़ बेसिकली ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं क्योंकि वहाँ पर नॉइजी एक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा परफॉर्म की जाती है। एज वेल एज इनकॉर्पोरेट नॉइज रिड्यूसिंग मेजर्स इन बिल्डिंग डिज़ाइन। तो आप बिल्डिंग डिज़ाइन या स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाओ कि जिससे कि आप जो नॉइज क्रिएट कर रहे हो वो आप ही तक है, आपसे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ रही है। दैट इज़ व्हाट द क्रक्स ऑफ दिस नॉइज पोल्यूशन इज़। नाउ मूविंग अहेड विद आवर एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन जो है वो कोई नई बात नहीं है हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल? वेहिकुलर एमिशंस। तो डेफिनेटली जो व्हीकल के एमिशंस है, इतनी सारी गाड़ियाँ हमको देखने मिलती है, कार है, टैक्सीज़ है, ऑटो रिक्शाज है, बसेस है, टू व्हीलर्स है, हमारे पास में फोर व्हीलर्स है, किसी चीज़ की कमी नहीं है हमारे पास में। तो ये सारी के सारी चीज़ें क्या है, द एमिशंस फ्रॉम दीज व्हीकल्स स्पेशली ओल्डर वंस डू नॉट कंप्लाई विद मॉडर्न एमिशन स्टैंडर्ड्स। तो कहीं ना कहीं जो गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई है तो वो तो और ज़्यादा क्या करती है, गैसेस रिलीज करती है, पॉल्यूटेंट्स रिलीज करती है, जैसे कि पर्टिकुलेट मैटर्स हो गए, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गए, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए, जो कि एयर पोल्यूशन में और ज़्यादा क्या करते हैं, कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। इसी के साथ साथ इंडस्ट्रियल एमिशंस की अगर हम बात करें, जैसे हमने अभी अभी देखा इंडस्ट्रियल जोन्स हमारा लोअर परेल और वडाला में बिलोंग करता है। यहाँ पर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी होती है, तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में डेफिनेटली एमिशंस जो है वो एयर में क्या होते हैं, रिलीज होते हैं, और इस एमिशंस की वजह से हैजार्डस सब्सटेंसेस जैसे कि स्मोक जैसे कि स्मोक हो गए, गैसेस हो गए, पर्टिकुलेट मैटर हो गए, ये भी एयर पोल्यूशन में और ज़्यादा क्या करते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन अपना देते हैं। कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन, जहाँ पर कंस्ट्रक्शन साइट से कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होगा तो कई सारे डस्ट पार्टिकुलेट मैटर्स जो है वो सबसे ज़्यादा आपको कंस्ट्रक्शन साइट पे देखने मिलते हैं। डस्ट एंड पॉल्यूटेंट्स इनटू द एयर
Construction sites generate significant amount of particulate matter through excavation, building, material transportation and construction related activities. Lack of proper dust control measures exacerbates air pollution in these areas. अगर proper dust और particulate matter को रोका नहीं गया, जो हमने कोई proper measure नहीं लिया कि किस तरीके से हम इस dust को उड़ने से रोक सकते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, कोई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, रीडेवलपमेंट में जा रही है, तो जब वो बिल्डिंग को तोड़ा जाता है, पूरी तरीके से डेमोलिश किया जाता है, तो बहुत सारा डस्ट और पार्टिकुलेट मैटर जो है वो एयर में रिलीज होता है, जिससे कि एयर क्वालिटी और ज़्यादा ख़राब होती है। तो हम क्या कर सकते हैं ऐसे वक्त में, अभी आपने देखा होगा तो ग्रीन कलर का जो है नेट का कपड़ा जो है वो डाला जाता है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा डस्ट जो है वो ना जाए, एयर में रिलीज ना हो। नेक्स्ट आता है ओपन बर्निंग ऑफ वेस्ट। ये हम जानते हैं एक जगह जाकर कचरा डंप कर दिया जाता है, उस कचरे को हम क्या करेंगे, वैसे तो नहीं रख सकते हैं, बास आएगी तो उस कचरे को हम क्या करते हैं, जला देते हैं। Now, open burning of waste including garbage, leaves and plastic is a common practice in many areas of Mumbai। और मुंबई में ये चीज़ हमको कई जगहों पर क्या होती है, देखने के लिए मिलती है। Now, these open burning activities release harmful pollutants including particulate matter, black carbon and toxic gases into the air। अब ये जो बर्निंग एक्टिविटी होती है, इसकी वजह से हमको देखने मिलता है जो स्मॉल particulate matter है, जो harmful pollutant होते हैं, ब्लैक कार्बन होता है, जहरीली गैस होती है, वो एयर पोल्यूशन वो और ज़्यादा एयर में रिलीज होती है। Now, the burning of waste in residential, commercial and informal settlements contribute to air pollution। अब कई बार क्या होता है, इनफॉर्मल तरीके से इन कचरे को जलाया जाता है, जैसे सूखे पत्ते हैं उसको हमने क्या कर दिया, जला दिया एक तरफ, तो एयर को हमने पोल्यूट कर दिया और ज़्यादा गर्मी होना जो है वो हमको शुरू हो जाती है। नेक्स्ट इज डोमेस्टिक एंड कमर्शियल कुकिंग, जैसे कि द यूज़ ऑफ ट्रेडिशनल कुकिंग फ्यूल्स। ट्रेडिशनल मेथड से अगर हम चले, बायोमास, कोल और केरोसिन का इस्तेमाल करते हुए चले अगर हम, एंड स्मॉल स्केल कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट लीड्स टू इंडोर एंड आउटडोर पोल्यूशन, तो जिसकी वजह से घर में और घर के आसपास के एरिया में पोल्यूशन होता है। नाउ दीज फ्यूल्स रिलीज हार्मफुल एमिशंस व्हेन बर्न्ड इंक्लूडिंग फाइन पार्टिकुलेट मैटर एंड टॉक्सिक गैसेज, इनएफिशिएंट कंबशन एंड पुअर वेंटिलेशन फर्दर वर्सन द एयर क्वालिटी। अगर प्रॉपर वेंटिलेशन फैसिलिटी नहीं है कहीं ना कहीं, तो इनकी वजह से क्या होता है, और ज़्यादा एयर क्वालिटी पुअर होते जाती है। Diesel generators are commonly used as backup power sources in residential, commercial and industrial settings in Mumbai। अब डीजल जनरेटर्स जो है, जनरेटर जो हम यूज़ करते हैं कहीं ना कहीं, वो भी क्या होते हैं, डीजल वाले जनरेटर्स होते हैं, तो ये भी क्या करते हैं, ये हमारे पावर सोर्स के लिए ज़रूरी होता है। रेजिडेंशियल और कमर्शियल में लाइट चले गई तो जनरेटर्स को ऑन कर दिया हमने, पर्टिकुलर ड्यूरिंग पावर आउटेजेस, यानी कि जब हमारी लाइट चले जाती है तब हम उसका इस्तेमाल करते हैं। नो दीज जनरेटर्स एमिट पोल्यूटेंट्स सच एज नाइट्रोजन ऑक्साइड। अब इनसे कौन से पोल्यूटेंट्स निकलते हैं जब जनरेटर का यूज़ हो रहा है, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड है, पर्टिकुलेट मैटर है, सल्फर डाइऑक्साइड है, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन बढ़ता है। ना पोर्ट एंड शिपिंग एरियाज, ऐसे एरियाज जहाँ पर बिजी पोर्ट्स हो गए, कोस्टल लोकेशंस हो गए, तो एयर पोल्यूशन में वो भी कंट्रीब्यूशन देते हैं। शिप्स एंड वेसल्स एमिट पोल्यूटेंट्स फ्रॉम देयर इंजन्स। अब शिप्स जो होते हैं, बड़े बड़े वेसल्स जो होते हैं, उनके इंजन से क्या होता है, और कई सारे टॉक्सिक गैसेस निकलते हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, छोटे छोटे पार्टिकुलेट मैटर्स हो गए। लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑपरेशंस एट पोर्ट्स ऑल्सो जनरेट डस्ट एंड एमिशन। जब ये गुड्स को लोड किया जाता है, अनलोड किया जाता है शिप पे से, तो वो क्या करते हैं, वो और भी ज़्यादा पार्टिकुलेट और डस्ट मैटर्स को हवा में क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। Now, addressing air pollution in Mumbai requires comprehensive measures such as promoting cleaner fuels and technologies, improving emission standards and enforcement, implementing dust control measures। तो बेसिकली यहाँ पर बोला जा रहा है, अगर हम बात करते हैं एयर पोल्यूशन की मुंबई के अंदर, तो हमको क्या बहुत ही ऐसे मेजर्स लेना चाहिए जहाँ पर हम जितना हो सके उतना ज़्यादा क्लीनर फ्यूल्स और ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि एयर को पोल्यूट ना करें। एमिशन स्टैंडर्ड्स जो है वो हमको बनाने चाहिए। कंस्ट्रक्शन साइट पर आपको सेवरल मेजर्स ऐसे लेने चाहिए जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या ना कर सको, पर्टिकुलेट मैटर को और डस्ट को रिलीज़ ना कर सको। वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस जो है वो आपको करनी है। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को सही तरीके से आपको काम में लाना है। ग्रीन इनिशिएटिव जो है लोगों के अंदर आपको एनकरेज करना है, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को आप प्रमोट कर सकते हैं, और उसी के साथ साथ ये सारी ही चीज़ें क्या करेगी, एयर पोल्यूशन जो है उसको सिटी में रोकने की मदद करेगी। ओके तो इसके साथ बच्चों हमारे जितने भी ब्रीफ क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट होते हैं। इसके बाद जो हमारे क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे हमारे शॉर्ट नोट क्वेश्चंस। कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर दिए हैं, वो भी शॉर्ट नोट्स के अंदर आ जाएंगे, तो हम उसको रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन जो अपना नेक्स्ट सेशन होगा वो कम्प्लीटली शॉर्ट नोट्स के ऊपर बेस्ड होगा। तो मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून। थैंक यू वेरी मच।